हेलो बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आज अपने 9th के पाठ्यक्रम का चौथा अध्याय परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। और अभी तक 2 लेक्चर में हमने यह सीखा कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है। शुरुआत हुई थी थॉमसन के परमाणु मॉडल से कि उन्होंने कैसे तरबूज मॉडल या केक मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल के बारे में बताया था। और फिर चूँकि कुछ प्रयोगों को वह मॉडल बताने में असफल रहा, समझाने में असफल रहा, तो दूसरे वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उसके लिए सोने की पन्नी का प्रयोग करके उस पर अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया और यह बताया कि परमाणु का संपूर्ण जो भार होता है उसके नाभिक में स्थित होता है और वह उसी नाभिक ही उसका धनावेशित भाग होता है। और यह जो अपरमाणु कण प्रोटॉन होता है वह परमाणु के नाभिक में ही स्थित होता है। परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में पाया जाता है। और बताया कि परमाणु के बीच ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, परमाणु के भीतर परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन वह कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन एक जगह हम असफल हो गए कि कैसे परमाणु जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में समझाने में असफल रहे। क्योंकि जो भी चीज़ गतिमान होगी वह ऊर्जा खर्च करेगी और ऊर्जा खर्च करने पे जो है यह चीज़ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जिस भी पदार्थ से ऊर्जा निकलती रहेगी। तो इसको दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक नील्स बोर ने उस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी थी उसको दूर करने का प्रयास किया और एक नया परमाणु मॉडल दिया, जिसे नील्स बोर या बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जो है वह इलेक्ट्रॉन जो हैं वह जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसे इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। और इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विकिरित नहीं होती है। जैसे आप पानी में तैरते रहें तो पानी ख़त्म नहीं होगा, भले ही आप कहीं से कहीं गतिमान होकर पहुंच जाएं। तो इस आधार पर इस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं वह ऊर्जा स्तर होते हैं, वास्तव में कक्षाएं नहीं होती। उन्होंने ऊर्जा स्तर को ही कक्षाओं को ही ऊर्जा स्तर कहा और बताया कि बीच में नाभिक होता है धनावेशित भाग, उसके बाहर कक्षाएं पाई जाती हैं 1, 2, 3, 4 या KLMN करके, उनको हम प्रदर्शित करते हैं। तो बोर ने यह समस्या दूर की कि किस तरह परमाणु स्थायी बना रहता है। आज तीसरी क्लास में हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। न्यूट्रॉन क्या होता है। अभी तक हम 2 अपरमाणु कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ चुके हैं। कैसा आवेश होता है उन पर यह भी पढ़ चुके हैं। क्या द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। आज तीसरे अपरमाणु कण न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि इसकी खोज कैसे की गई और इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला। यह अपरमाणु कण न्यूट्रॉन था और यह अनावेशित था और इसका जो द्रव्यमान था इस पर कोई आवेश नहीं था। अनावेशित का मतलब इस पर कोई न धनावेश था न ऋणावेश था। और इसका जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था और बाद में इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। हाइड्रोजन को छोड़कर यह सभी परमाणुओं के नाभिक में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और सामान्यतः जो न्यूट्रॉन होता है उसको यन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ना इस पर धन आवेश लगाया जाता है ना ऋण आवेश लगाया जाता है, क्योंकि इस पर कोई आवेश पाया ही नहीं जाता है। तो इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। और जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वह नाभिक में उपस्थित सिर्फ प्रोटॉनों का योग नहीं होता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके दोनों के द्रव्यमानों का योग जो होता है वह उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यह संरचनाएं किस तरह होती हैं, परमाणविक संरचना की व्यवस्था दी गई है। और इसके बाद यह भी जानना जरूरी है, यह चीज़ हमने जान ली कि 3 अपरमाणु कण अब हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। किस पे कितना आवेश पाया जाता है, कितना द्रव्यमान पाया जाता है, यह भी हमने देख लिया।
तीनों की तुलना हो गई है। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विभिन्न कक्षाओं में कैसे वितरित होते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। यह आगे बहुत सी बातें इसके बारे में पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सी चीज़ें इस पर आधारित होंगी, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसके लिए बोर और बरी ने कुछ नियम बताए। दो वैज्ञानिक थे, नील्स बोर और एडम बरी, इसलिए दोनों के नाम को जोड़ा गया। बोर और बरी ने कुछ नियम बताए। इस नियम को बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस नियम के अनुसार होता है? बोर बरी स्कीम के अनुसार। इस स्कीम में क्या बताया गया था यह जान लें। पहली बात यह कही गई थी इस नियम के अनुसार कि किसी कक्षा में जो उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका सूत्र 2n² होगा। मतलब किसी भी कक्षा में 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो n दिखाया गया है वो कक्ष की संख्या दिखाई गई है या ऊर्जा स्तर जिसे हम कहते हैं। बोर ने कहा था कि ऊर्जा स्तर 1, 2, 3, 4। यहाँ पे n वही है कि n जो है वह कक्षा संख्या या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। बाकी 2 और स्क्वायर समझ ही रहे हैं। तो 2n² से ज़्यादा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ऐसा बोर बरी स्कीम के अनुसार कहा गया। इलेक्ट्रॉनों की अगर इसके अनुसार हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह पहले कक्षा के कोष में वह होगी 2 × 1 का वर्ग, मतलब n का वर्ग। एक n बराबर यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 का वर्ग बराबर 2। तो अधिकतम संख्या कितनी हुई कि कक्षा में? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा यल कक्षा होती है और यल कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यही सूत्र लगाएंगे वहाँ पर भी। तो 2 × 2 का वर्ग, n की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 × 2 का वर्ग बराबर 8। तो यल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? दूसरी कक्षा में 8। इसी तरह तीसरी कक्षा जो कि यम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पे हम करेंगे 2 × 3 का घात 2, तो यह हो जाएगा 18। तो तीसरी यम कक्षा में या तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। 18 के बजाय 15, 14, 13 हो सकते हैं, लेकिन 18 से 19 कतई नहीं रखे जा सकते हैं। तो यह चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। इसी तरह जो चौथी कक्षा है एन कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे हम एन की जगह 4 रखेंगे और हमारा हो जाएगा 2 × 4 की घात 2 और यह बनेगा 32। तो हमने क्या देखा कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है के कक्षा में, एल कक्षा में या दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, तीसरी कक्षा या यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है और चौथी कक्षा या एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 32 हो सकती है। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में रह नहीं सकते हैं। यह बोर बरी स्कीम के द्वारा बताया गया। और नीचे कुछ परमाणुओं के का जो पहले 18 तत्व हैं उनकी परमाणु व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इसमें देख लें, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक कक्षा के कक्षा है वो बाहर दिखाई गई है। हीलियम में 2 होता है, उसमें भी चूंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसलिए एक ही कक्षा दिखाई गई है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 कक्षाएं दिखाई गई हैं, क्योंकि एक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसके बाद उससे ज़्यादा हो नहीं सकते, तो इसलिए हमें दूसरी कक्षा दिखानी पड़ रही है, चित्रित करनी पड़ रही है। तो 2 कक्षाओं वाला परमाणु होगा यह। बेरिलियम में कुल 4 परमाणु होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के परमाणु में, तो इस यह भी 2 कक्षाओं में वितरित होंगे। इसी तरह बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वितरित किया गया है। किस तरह कितनी कक्षाओं में वह भरेंगे यह इसमें दिखाया गया है, तो इसको ध्यान से देख लें। और आर्गन तक इसमें दिखाया गया है पहले 18 तत्वों की संरचना के बारे में। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसका अध्ययन जरूर करें, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद बोर बरी स्कीम में जो दूसरी बात कही गई थी
वह थी कि सबसे बाहरी कोष में किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 ही हो सकती है। मतलब 8 से अधिक बाहरी कोष में नहीं रखे जा सकते हैं। जैसे पहली कक्षा है के कक्षा, दूसरी कक्षा है एल कक्षा, तो और तीसरी कक्षा है एम कक्षा। तो एम कक्षा में तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 तक हो सकती है। लेकिन अगर यह किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा होगी तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हम नहीं रह सकते हैं, जबकि 2n² के अनुसार इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि यह सबसे बाहरी कक्षा है इस परमाणु की, इसलिए इसमें भी अधिकतम जो संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की वह 8 से अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सबसे बाहरी कक्षा में? 8। तो चाहे वो एम कक्षा हो, चाहे एल कक्षा हो, चाहे एन कक्षा हो, कोई भी कक्षा हो, अगर वह सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 8 होगी। तीसरी बात, बोरबरी स्कीम में क्या कहा गया कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। तो पहले 18 तत्वों की संरचना को दिखाया गया है यहाँ पर इस चित्र में। तो कहने का मतलब यह है इस स्कीम के अनुसार कि सबसे पहले पहली कक्षा भरेगी, उसमें जितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, 2 पहले भर जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरी कक्षा भरेगी और दूसरी कक्षा ही सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखेंगे हम। अगर 9, जैसे किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम मान लेते हैं हो गया 2 और कुल 11 परमाणु हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1। चूँकि अगर इसमें हम 9 रख देंगे तो हमारा जो दूसरा नियम है वह नहीं फॉलो होगा, दूसरा नियम जो है वह बाधित हो जाएगा। इसलिए चूँकि सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम 9 अगर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि भले हमें तीसरी कक्षा बनानी पड़े, लेकिन अगर बाहरी कक्षा बन रही है यह, तो इसमें हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए इसमें 9 ना करके इसमें 8 ही करेंगे और अगला जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे हम अगली कक्षा में एल कक्षा में भेज देंगे। तो यह बोरबरी स्कीम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण था और उसका नियम था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था काफ़ी महत्वपूर्ण था और इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार कक्षाओं में होता है, कि कक्षा में एल, कक्षा में एम, एन, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसकी बोरबरी स्कीम के बारे में हमने बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी। आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो फ़ोन करके कमेंट करके हमसे उसको क्लियर कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे की क्लास में भी इसके बारे में आपको बहुत सी बातें समझनी होंगी। तो कोई भी डाउट हो तो उसको फ़ोन करके कमेंट करके क्लियर कर लें। बाकी आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।